बीएससी एग्रीकल्चर एवं बीवीएससी आईडीडी में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए यह लेक्चर है तथा यह मिल्क एंड मिल्क प्रोसेसिंग तथा फूड प्रोसेसिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें फूड ट्रीटमेंट या मिल्क ट्रीटमेंट। फर्स्ट जो ट्रीटमेंट का मेथड होता है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन 63 डिग्री सेल्सियस पर आपका 30 मिनट्स के लिए किया जाता है तथा 72 डिग्री सेल्सियस पर आपका 15 सेकंड के लिए किया जाता है और 85 डिग्री सेल्सियस पर आपका 2 से 4 सेकंड के लिए किया जाता है। इसमें फर्स्ट आप क्या करते हैं, रॉ मिल्क लेते हैं, फिर उसको आप जो है टेम्परेट करते हैं तथा फिर उसको कूलिंग कर देते हैं। अब इसमें जो कूलिंग है मिनिमम जो मतलब ये हम करते क्यों हैं पास्चुराइजेशन करते हैं मिल्क या फूड के अंदर जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने के लिए या डीएक्टिवेट करने के लिए या किल करने के लिए हम जो है पास्चुराइजेशन करते हैं तथा इसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो पास्चुराइजेशन का 85 डिग्री सेल्सियस पर 2 to 4 सेकंड होता है तथा मिनिमम जो होता है 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए होता है। अब इसमें जो कूलिंग करते हैं वो 4 to 10 डिग्री सेल्सियस पर हम कूलिंग कर देते हैं, क्योंकि देखिए ठंडा इसलिए करते हैं हम 4 डिग्री के आसपास, क्योंकि जो मिनिमम टेम्परेचर होता है उस पर भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डीएक्टिवेट रहते हैं, एक्टिवेशन मोड में नहीं आते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 10 डिग्री से ऊपर जाके एक्टिवेट मोड में आते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिसीविंग ऑफ रॉ मिल्क। पास्चुराइजेशन की जो प्रोसेस है, हमने सबसे पहले जो रिसीविंग है वो रॉ मिल्क की करते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पर उसको रखते हैं। फिर इसके बाद हम उसका ऑर्गेनोलेप्टिक एग्जामिनेशंस करते हैं, जैसे ये है। फिर एसिडिटी ट्रीटमेंट करते हैं, सीओडी बीओडी ये करते हैं, सेडिमेंट टेस्ट करते हैं तथा एंटीबायोटिक और रेजिड्यू एमबीआरटी टीबीसी यानी जो प्लेटफॉर्म टेस्ट है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर इसके बाद में हम जो है इसके बाद में फ़िल्ट्रेशन करते हैं, फ़िल्ट्रेशन किया, फिर इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन किया, होमोजेनाइजेशन किया, पास्चुराइजेशन किया, फिर उसके बाद हम जो है उसको कूलिंग कर देते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले तो मैं आपको फ़िल्ट्रेशन के बारे में बताता हूँ। फ़िल्ट्रेशन हम इसलिए करते हैं, क्लैरिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि मिल्क के अंदर जो भी हजार्ड हैं उसको निकाल दिया जाए। फिर इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, यानी हमको मिल्क कितने स्टैंडर्ड का लेना है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर आपको दिया था स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें बताया था कि हम मिल्क का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं। हम अपनी मतलब इच्छा के अनुसार उसके अंदर फ़ैट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। होमोजेनाइजेशन जो है प्रेशर के द्वारा मिल्क के अंदर मिलने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं या फैट ग्लोबुल्स हैं उसको रिड्यूस करना या छोटे करना। इसके बाद है पास्चुराइजेशन प्रोसेस, 3 तरह की होती हैं, LT-LT, HT-HT तथा फ्लैश मेथड। LT-LT जो होता है उसमें 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए होता है। HT-HT होता है, LT-LT का मतलब होता है लो टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम और HT-HT का मतलब होता है हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम। और फ्लैश मेथड होता है 85 डिग्री सेल्सियस पर 2 to 4 सेकेंड्स के लिए, और कूलिंग फिर उसकी हमको कर देनी चाहिए लेस देन 7 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम एक प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं कि जैसे मतलब दूध है, सबसे पहले काऊ से हमने दूध लिया, फिर उसके बाद हमने उसको मिल्क टैंक में ले लिया, फिर उसको हमने गाड़ी में ले लिया। ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है, यानी इंडस्ट्री तक हम दूध को कैसे पहुंचाते हैं या क्या क्या उसके अंदर प्रोसेस होती हैं। फिर इसके बाद मिल्क जो है कंपनी के द्वारा हमसे ले लिया गया, इसके बाद उसकी प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद उससे जो है मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट जो भी हमको तैयार करना है, फिर वो प्रोडक्ट वापस गाड़ी में भरा, फिर ये स्टोर या दुकान के ऊपर गया और फिर जो है उसको कंज्यूमर ने परचेज कर लिया। प्रोसेस ऑफ मिल्क इन डेयरी इंडस्ट्री, फर्स्ट ब्लू लाइन प्रोडक्ट, सेकंड लाइन स्टीम,
थर्ड लाइन हीटिंग मीडियम, कूलिंग मीडियम। प्रोसेस ऑफ मिल्क। मिल्क जब डेयरी इंडस्ट्री के अंदर जाता है तो वहाँ पे कैसे उसका प्रोसेस होता है। फर्स्ट जैसे आप देख रहे हैं ब्लू लाइन प्रोडक्ट्स की है, सेकंड लाइन जो रेड कलर की है स्टीम की है, फिर उसके बाद पिंक लाइन आपकी हीटिंग मीडियम की है, फोर्थ लाइन जो आपकी कूलिंग मीडियम की है, और फिर डाइवर्टेड फ्लो है। अब जैसे ये लाइन दिखाई दे रही है, यानी ब्लू है तो आपकी प्रोडक्ट की है, रेड है तो स्टीम की है, या आपकी पिंक लाइन है तो ये आपकी हीटिंग मीडियम की है, या आपको इस तरह की ये लाइन दिख रही है, या यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, ये आपकी कूलिंग मीडियम है, या आपको ब्लैंक जैसे ये लाइन दिख रही है, ये आपकी डाइवर्टेड फ्लो है। ऐसे प्रोसेस होता है आपकी डेयरी इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट, मिल्क रिसीविंग कैसे होती है। मिल्क रिसीविंग जो है डेयरी इंडस्ट्री के अंदर में, जैसे मिल्क रिसीव हो गया, सेकंड उसका जो है प्लेटफॉर्म टेस्ट होगा, यानी आप आँखों से या आप किसी माइक्रोस्कोप से उसके अंदर जो भी फर्मेंटेशन है या बैक्टीरिया वो देख सकते हैं। फिर इसके बाद उसके टेस्ट होते हैं, प्लेटफॉर्म टेस्ट, जो मिनिमम आपके 1-2 मिनट में टेस्ट हो जाते हैं। फिर ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट। ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट होता है सेंसरी मेथड, यानी दूध को हम देखकर या सूंघ कर या हाथ से या मुंह जीभ से कैसे चेक कर सकते हैं। ये 5 मेथड आपके मतलब जो ऑर्गेनोलेप्टिक में आते हैं। अब इसके बाद आपका जो रहता है नेक्स्ट आपके मेथड रहते हैं, जैसे मतलब आप उसको नगन आँखों से, ग्लास से या उसको प्रोसेस करके कैसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप उसका लैक्टोमीटर रीडिंग और फैट वाली जो रीडिंग है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट आप उसका क्लोनिंग काउंटिंग कर सकते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या उसके अंदर देख सकते हैं। फिर आप किट के द्वारा उसको चेक कर सकते हैं, यूरिया वगैरह उसका चेक कर सकते हैं। फिर आप उसके अंदर जो है क्लोनिंग काउंट या उसके अंदर जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस तो नहीं हुई, ये चेक कर सकते हैं। मतलब ये प्रोसेस होने के बाद ही इंडस्ट्री जो है आपसे मिल्क को रिसीव करेगी। अब क्लारिफिकेशन प्रोसेस जो है, इसमें मिल्क के अंदर जो हजार्ड हैं, क्लारिफिकेशन दूध के अंदर जो हजार्ड हैं उन सबको निकालना। दूध के अंदर हजार्ड कौन से हो सकते हैं, जैसे डस्ट है, या कोई ग्रास या फोडर का टुकड़ा है, घास है, कोई पत्ती वगैरह है, सोमेटिक सेल हैं, या सम बैक्टीरिया वगैरह जो भी हैं वो दूध के अंदर से निकालना। यानी एक बाल तक भी हजार्ड होता है। इंसान के द्वारा जब काम करते हैं हम दूध के अंदर तो कुछ ना कुछ डल ही जाता है, वो सब हजार्ड होता है, उसको निकालना। अब इसके बाद जो फिल्ट्रेशन करना, यानी फिल्ट्रेशन में आपने जो भी मोटी चीज़ें होती हैं दूध के अंदर उन सबको बाहर निकाल देना। जो पार्टिकल है, सेडिमेंट्स है, या जो भी मिट्टी वगैरह है, धूल वगैरह जो भी होती है, वो कपड़े के द्वारा आप फिल्टर करके बाहर निकाल देते हैं। क्लारिफिकेशन और फिल्ट्रेशन में अंतर भी यही होता है। क्लारिफिकेशन जो होता है वो मशीन के द्वारा होता है, फिल्ट्रेशन जो होता है कपड़े के द्वारा आप बाई हैंड उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में जो पियर्सन स्क्वायर मेथड लगता है, पहले वाली जो मैंने इससे पहले जो आपका पियर्सन स्क्वायर जो फॉर्मूला है, ये पहले मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया आपको, और पूरा मिल्क को कैसे स्टैंडर्ड करते हैं। इसमें जो हमको स्टैंडर्ड करना है, बाहर में रखना है जो हमारे पास में अवेलेबल है, और अंदर रखना है जो बनाना है, ठीक है। फिर इसको माइनस कर देना है, और फिर दोनों को ये यहाँ से हम प्लस कर लेंगे। जो भी माइनस करने के बाद आएगा आमने सामने, उसको प्लस करके टोटल पार्ट बना लेंगे। ये पहले इससे पहले वाले में आपको बताया गया है। नेक्स्ट है आपका होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन में फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, 2 स्टेज में ये किया जाता है। फर्स्ट स्टेज में जो दूध के अंदर मोटे जो फैट ग्लोबुल्स हैं उनको छोटा करना, यानी पीसना, बारीक करना और अच्छे से मिक्सअप करना। आपने देखा होगा कि जो दूध होता है, आप मतलब रॉ मिल्क ले लीजिए जो होमोजेनाइज नहीं हुआ है, उसमें आप अगर हाथ डालेंगे तो आपके हाथ के ऊपर दाने दाने फैट के दिखाई देंगे। लेकिन आप जब मार्केट से होमोजेनाइज मिल्क लेते हैं तो उसके अंदर अगर हाथ घुमाएंगे तो आपको बिल्कुल बारीक पिसा हुआ दूध प्राप्त होगा। अब
नेक्स्ट है आपका फैक्ट्री इफेक्टिंग कीपिंग क्वालिटी ऑफ पास्चुराइजेशन। जो कि पास्चुराइजेशन मिल्क की जो कीपिंग क्वालिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट जैसे बैक्टीरियल काउंट, यानी बैक्टीरियल काउंट अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो पास्चुराइजेशन की जो क्वालिटी है उसको इफ़ेक्टेड कर सकता है। अब इसके बाद है इफिशिएंसी ऑफ पास्चुराइजेशन प्रोसेस, यानी जो पास्चुराइजेशन की जो इफिशिएंसी है, यानी जो टाइम है या टेम्परेचर है हम सही तरीके से नहीं दे पाए, तो वह भी एक फैक्टर है जो पास्चुराइजेशन की क्रिया पूरी अच्छी तरह से सही नहीं हो पाती। फिर है सडन कूलिंग एट 5 to 7, ठीक है। अब जब हम पास्चुराइजेशन करते हैं और उसके अंदर जो बैक्टीरिया है जो स्टॉप हो जाते हैं या डीएक्टिवेट हो जाते हैं, अगर हम उसको कूलिंग डायरेक्ट नहीं करते हैं नीचे और बीच का जो टेम्परेचर देंगे, तो वो जो डीएक्टिवेट उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एक्टिवेट होने की संभावना हो जाती है। फिर है पोस्ट पास्चुराइजेशन कंटामिनेशंस। पोस्ट पास्चुराइजेशन कंटामिनेशन जो होता है, ये आपका टैंक है, फिलिंग मशीन है, कंटामिनेशन वाटर सप्लाई है, या जो भी आपके इक्विपमेंट आप दूध में यूज कर रहे हैं, यह प्रोडक्ट बनने तक जो भी यूज करते हैं, वहाँ पे किसी भी स्टेज पर आपको कंटामिनेशन मिल जाएगा या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं से भी आ सकते हैं। मान लिया दूध निकाला हाथ से आ जाएंगे, कैन में डाला कैन से आ जाएंगे, आपने मशीन में किसी में डाला मशीन से आ जाएंगे, स्क्रीमर से आ जाएंगे, आप क्रीम सेपरेटर से आ जाएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं वो। अब इसके बाद है स्पॉइलेज ऑफ पास्चुराइज्ड मिल्क। जो स्पॉइल कैसे होता है, पास्चुराइज्ड मिल्क जो होता है वो स्पॉइल कैसे होता है। जैसे मान लिया आप देख रहे हैं ग्रोथ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है, ये जो पीएच है 5.5 जो पीएच है या 4 से भी नीचे तक पीएच को ले जाता है, ठीक है। इसमें थर्मोफिलिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। फिर इसके बाद है आपका थर्मोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, फिर मोल्ड एंड यीस्ट होते हैं। मोल्ड एंड यीस्ट आपको जैसे फंगस होता है, फंगस यह है यीस्ट में, जैसे क्यूमिस कैफीरिया बनता है ना प्रोडक्ट, ये फर्मेंटेड कर देते हैं मिल्क को, और मिल्क फर्मेंटेशन में मतलब उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे तो वो दूध जो है वो ख़राब होने के चांस हो जाएंगे। अब मिल्क स्टरलाइजेशन, लॉन्ग लाइफ मिल्क। मिल्क स्टरलाइजेशन क्या है, देखिए दो तरह का स्टरलाइजेशन होता है, यूएचटी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, और स्टरलाइजेशन जो आपके घर पे प्रेशर कुकर या ऑटोक्लेव के द्वारा किया जाता है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पास्चुराइजेशन में डीएक्टिवेट किया जाता है, लेकिन इसमें पूरी तरह से किल कर दिया जाता है, ठीक है। इसको मिनिमम अगर आप ऑटोक्लेव की बात करते हैं तो 115 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए रखा जाता है और 15 LBS टेम्परेचर उसके अंदर दिया जाता है। यूएचटी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर 135 डिग्री से ऊपर 150 डिग्री तक ले जाते हैं टेम्परेचर को, और फिर सेकंड यानी आप 2-3 सेकंड के लिए दूध को रखते हैं उस साइड में और ये स्टरलाइज हो जाता है या फुल पास्चुराइज हो जाता है। अब इसके बाद हम इसको टेट्रा पैक कर सकते हैं। टेट्रा पैक में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कंटामिनेशन कम होता है और दूध को एक लंबे समय तक आप रख सकते हो। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर टेट्रा पैक मिल्क जो है 2-2 महीने तक मार्केट में रखा जाता है। फ्लो चार्ट ऑफ वाटर स्टरलाइजेशन, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जैसे आप फर्स्ट में रिसीविंग ऑफ मिल्क, फिर प्री हीटिंग मतलब उसको 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म कर लेते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो जमे हुए कण हैं वो घुल जाएं एक तरह से, जैसे घास वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं उसके आसपास फैट वगैरह की जो बूंदें लगी रहती हैं वो घुल जाएंगे और वो क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है फिल्ट्रेशन कर देंगे, स्टैंडर्डाइजेशन कर देंगे, प्री हीटिंग कर देंगे, फिर होमोजिनाइजेशन कर देंगे, ठीक है। प्री हीटिंग पहले होती है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पर, फिर होती है 60 डिग्री सेल्सियस पर, फिर होमोजिनाइजेशन के बाद आप प्री स्टरलाइजेशन करेंगे इसका। प्री स्टरलाइजेशन जो होगा आपका ये हो प्री स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क, इसमें 80 डिग्री सेल्सियस पर होगा, बोटलिंग इन प्री वार्म बोतल एंड मिल्क एंड बोतल स्टरलाइजेशन कूलिंग ग्रेजुअल विद इन 1 आवर। फ्लो चार्ट ऑफ यूएचटी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर का जो फ्लो चार्ट है
इसमें रिसीविंग ऑफ मिल्क, प्री हीटिंग, फिल्ट्रेशन, स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए 4 चीज़ें जो है प्री हीटिंग, फिल्ट्रेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, रिसीविंग ऑफ मिल्क, ये आपको सभी प्रोसेस में स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी प्रोसेस है उसमें फर्स्ट में ये 4 वर्ड आने हैं। फिर UHT अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो है वो 140 से 150 यानी 135 मिनिमम होता है, और 1 से 4 सेकंड यानी फ्यू सेकंड, इसीलिए हम उसको करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ UHT स्टरलाइजेशन। मिल्क इज इफ़ेक्टिवली स्टरलाइज्ड। जो इसका एडवांटेज है वो एक मतलब मिल्क जो है स्टरलाइज हो जाता है अच्छी तरह। फिर इसमें जो सेकंड जो इसका डिसएडवांटेज है ये है जो मतलब प्रोटीन वगैरह या उसके अंदर जो विटामिन्स है वो उसका लॉस हो जाता है, थायमीन का लॉस हो जाता है। देखिए आपने देखा भी होगा कि 50% जो थायमीन है अगर हम मिल्क को 80 डिग्री से ऊपर गर्म करते हैं वो लॉस हो जाता है उसका। फिर स्पेलेज ऑफ UHT स्टरलाइज मिल्क, इसमें हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स जो होते हैं, जो पोस्ट हीट ट्रीटमेंट कंटामिनेशंस है, सर्वाइव्ड है, या ये बैक्टोफुगेशंस है, डबल हीट ट्रीटमेंट है, ये सब की ज़रूरत इसके अंदर नहीं पड़ती है। थैंक यू।